क्या केंद्र सरकार विपक्ष को फंसाने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है? क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्षी दलों में हैं या जो विपक्ष से बीजेपी में आ गए उनके दाग धुल गए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी नेताओं ने गजब का डर देखा जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। एक व्यक्ति को सत्ता पर काबिज करने के लिए पूरे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है और इसके लिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष ने अब एक साथ एक मंच पर आकर मजबूती से आवाज बुलंद करने का ऐलान कर दिया और जिसकी तारीख भी तय हो गई, दिन भी और जगह भी फिक्स कर दिया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को विपक्ष के तमाम बड़े नेता सरकार के खिलाफ एकजुट होंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसी मसले पर आज हम सबसे बड़ी बहस करेंगे, सबका हिसाब करेंगे और इसमें कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हर शो से पहले जो हमारे 3 सवाल होते हैं वो सवाल लाइए। 3 सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी डिबेट होगी। पहला और बड़ा सवाल, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर क्या विपक्ष बुरी तरीके से घिर गया है? और दूसरा सवाल, चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई का एक्शन क्या साजिश है? क्या भ्रष्टाचार पर एक तरफा कार्रवाई की गई है? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के इर्द गिर्द आज हमारी पूरी डिबेट होगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, वो जेल में हैं और पहली बार भारत के लोकतंत्र में ऐसा होगा जब जेल से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने आतिशी जो उनकी मंत्री हैं उनको फोन किया और पानी को लेकर निर्देश दिया कि गर्मी में पानी की कोई किल्लत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा तमाम और ऐसे नेता हैं जो जेल में गए। तो अब किसकी बारी है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके बाद तमाम मेहमानों का तारुफ कराएंगे। चौबीस के रण में विपक्ष बुरी तरह से घिरा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर अब आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। सबसे पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी। कई विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की तैयारी कर ली। विरोधियों ने 31 मार्च की तारीख तय कर दी है। जगह भी तय है, दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां विपक्षी दलों के दिग्गज एक मंच पर जुटेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। इंडिया गठबंधन ने इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का नाम दिया है। 31 तारीख को इंडिया गठबंधन की महारैली रामलीला मैदान में होने वाली है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। ये रैली सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की नहीं है, ये रैली इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए है। अगर चुनाव की घोषणा के बाद आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकते हैं, देश की 6 नेशनल पार्टियों में से एक के नेशनल कन्वीनर को अरेस्ट कर सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश चल रही है, जिसके खिलाफ बिगुल फूंकने का समय आ चुका है। तानाशाही से लड़ना है तो मिलकर सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, न सिर्फ आम लोग बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा हुआ है। पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट इलेक्शन से पहले सीज कर देते हैं और आप इसे लोकतंत्र कहते हैं। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, चुनाव से पहले आप चुने हुए
मुख्यमंत्रियों को कैद कर लेते हैं, उठा लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप किस तरीके का लोकतंत्र देश के अंदर बहाल करना चाहते हैं? 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम लोग जो है दिल्ली में करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता जो है उस रैली को संबोधित करेंगे। एक तरफ मोदी 400 पार की हुंकार भर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष ईडी और सीबीआई के शिकंजे में है। विरोधियों का आरोप है कि केंद्र सरकार उन्हें जांच के पचड़े में उलझा रही है ताकि वो पूरी ताकत के साथ चुनाव न लड़ सके और मोदी फिर से सत्ता पर काबिज हो जाए। इसी मसले पर आज सबका हिसाब होगा। तो चुनाव के ऐलान के बाद जिस तरीके से एक्शन हो रहा है उस पर विपक्ष रिएक्शन दे रहा है और कह रहा है कि 31 मार्च को 10 बजे रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन होगा और लोकतंत्र बचाने की रैली होगी और इसमें तमाम इंडिया गठबंधन के दल के नेता शामिल होंगे और अपनी बात रखेंगे। और यहां पे दो बातें हैं। बीजेपी आज भ्रष्टाचार की होलिका दहन कर रही है, जबकि केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल के नाम से आम आदमी पार्टी कैंपेन चला रही है। दो शपथ भी ली जा रही है। एक शपथ यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी वाले शपथ ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी शपथ ले रही है तानाशाही के खिलाफ। इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा उसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाएं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। खेमचंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विक्रम लोहिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विक्रम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ, आपके प्रवक्ता जुड़, सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सिद्धार्थ शर्मा जी आप ही के पास आएंगे, क्योंकि देखिए आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस पर एक बड़ा फैसला आप लोगों ने लिया कि 31 मार्च को 10 बजे रामलीला मैदान में आप लोग लोकतंत्र बचाओ रैली करने वाले हैं। क्या आजकल एक सोशल मीडिया पे एक मीम्स बन रहा है कि थप्पड़ से नहीं साहब, अब ईडी से डर लग रहा है, इसीलिए ये पूरी रैली है कि राजनीति और खेल में लोग क्या चाहते हैं कि दो टीमें मैच खेले और दोनों टीमें अच्छे से मैच खेले और अंत में मेरी जो पसंदीदा टीम है वो जीत जाए। हाँ। अभी हाल फिलहाल में भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, 10 टीमें आई थी। भारत पाकिस्तान को कहता कि हम तुमको वीजा ही नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ लास्ट मैच था तो रात में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम जमाल गोटा खिला देंगे। ऐसे तो नहीं होता है ना। तो भारत के सामने आज ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो या कांग्रेस का जिस तरह से खाता बंद किया गया है वो हो, या इससे बड़ी ये बात हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये, जैसे 31 तारीख को आप पूछ रहे हैं क्या होगा, 31 तारीख को पूरे भारत के टीम इंडिया भाजपा से ये पूछने वाली है कि दिल्ली शराब घोटाले में 60 करोड़ रुपया जो आपको मिला था वो तो मिल गया है, वो तो भाजपा के बैंक अकाउंट में आ गया है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। उसका उन्होंने किया क्या, पूछा जाएगा कि भाजपा ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में जो 60 करोड़ रुपया पाया उसका उन्होंने क्या किया। उसी तरह से दूसरे दल भी पूछेंगे कि कुल मिला के इलेक्टरल बॉन्ड में 8,500 करोड़ रुपया, 8,25,000 करोड़ रुपया भाजपा के पास है, भाजपा ने उसका क्या किया। जैसे सिलक्यारा टनल था जिसमें कि लोग फंस गए थे, लोग मरते मरते बचे थे, 17 दिन तक अंदर थे, उस पर वो सिलक्यारा टनल के बाहर निकल गए हैं लोग। अभी तक उस टनल कंपनी के ऊपर आपने FIR भी नहीं फाइल की है, जबकि उससे भी भाजपा ने पैसा ले लिया हुआ है। ठीक है, तो लोग ये पूछना चाहेंगे भाजपा को कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप केवल बात बहादुर और काम निठल्ला हो। लोगों के देखिए अंजनी जी, अभी हम लोग जब सभी जैसे आपके कार्यक्रम में हैं, आप भी अपने कार्यक्रम में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है हम लोगों को सबको इंटरनेट की दरकार होती है। अब मान लीजिए, और मेरा एक डेटा प्लान है, तो मैं एयरटेल से जब डाटा खरीदता हूं या किसी डेटा कंपनी से, तो किस लिए डेटा खरीदता हूं कि वो मुझे डेटा देगी या उसके पीछे वो मुझे डंडा भी मारेगी और वो मुझे उपदेश भी देगी। तो सरकार का काम क्या होता है, सरकार का काम लोगों को दंड देना होता है या लोगों को सेवा देना होता है। तो भाजपा तो 10 साल से सिर्फ लोगों को दंड देते आ रही है, तो लोगों की सेवा कौन करेगा। इस देश में जो ध्रुवीकरण हो रहा है, आप समझिए इस ध्रुवीकरण को। मेरे ख्याल से इंडिया डेली लाइव के दर्शक बहुत समझदार हैं। भारत में आज क्या ध्रुवीकरण हो रहा है, जनता चाह रही है एक सरकार जो उसको सेवा करे,
वो चाह रही है एयरटेल को मैंने पैसा दिया है वो मुझे डेटा दे, एयरटेल बदले में रोज डंडा मार रहा है, तो लोग पूछेगा ना साहब कि तुम मुझे डंडा क्यों मार रहे हो, हम तो तुमको पैसा दे रहे हैं, हम तो तुमको टैक्स दे रहे हैं। भारत का हर नागरिक सुबह सुबह चाय भी पीता है, तो जब चीनी डालता है ना चाय में, तब भी 1 पैसा 2 पैसा भारत सरकार को टैक्स देता है। तो जब वो टैक्स दे रहा है तो वो भारत सरकार से पूछेगा ना सर कि मुझे आपने सेवा क्या दी, और भारत सरकार कहती है हमने तो फलाने ऐसे को में दंड दिया, ऐसे में जो हमने जो फलाने अगर को अगर दंड जनता दिया। सवाल पूछेगी जिन नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं तो उनको छोड़ दिया जाए, माने उन पर कोई कार्रवाई ना करे, एजेंसियां काम ना करे फिर उनके खिलाफ? नहीं, एजेंसियां बिल्कुल काम करें, और एजेंसियां यहां तक काम करें कि क्योंकि अब शराब घोटाले में भाजपा के पास 60 करोड़ रुपया आ गया है, तो कल भाजपा ने कानून के अंतर्गत, देखिए अंजनी जी, ये तो आप भी मानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है। भाजपा के लिए तो कोई अलग कानून नहीं बना सकते। तो ये जो दिल्ली में शराब घोटाला जो नियम बदला गया, तो उसमें बीजेपी का भी हाथ है क्या, आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं वो सब नहीं कहना चाह रहा हूँ। आप तो कह रहे हैं। नहीं, मुझे कहने दीजिए ना। जब आप ये कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, तो भाजपा का कहना है कि दिल्ली शराब घोटाले में पैसा अरविंद केजरीवाल के पास आया है, ठीक है, इसीलिए आपने उनको अरेस्ट कर लिया है। अब दूसरी तरफ भाजपा के पास 60 करोड़ आया है, उसका तो बैंक अकाउंट तक निकल गया है। इसका जवाब बीजेपी से लेंगे सर। ठीक है, अब पहले राउंड में सिद्धार्थ जी सबके पास चलते हैं। ठीक, आपने अपना पक्ष रखा। कांग्रेस से हमारे साथ विक्रम लोहिया जी हैं। विक्रम जी, 31 मार्च को पूरी एकजुटता दिखेगी? देखिए, निश्चित तौर पे आप देखिए, ये विपक्ष एकजुट कब होता है? जब सरकार एक तानाशाही रवैये पे आ जाती है और लोकतंत्र की हत्या करने पर वो उतारू हो जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर देश के 140 करोड़ लोगों से झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार, और प्रधानमंत्री जी फिर उसको अपनी गोद में बिठा करके अपनी पार्टी के द्वारा समर्थन देकर के डिप्टी सीएम बना देते हैं। क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, तो क्या अजीत पवार की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है? शुभेंदु अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है? मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर इतना झूठ बोलने का काम कर चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा की सत्ता की सीढ़ी सीबीआई और ईडी, अगर ये सीबीआई और ईडी को ताला लगा दिया जाए तो प्रधानमंत्री जी 400 पार तो छोड़िए, 4 सीट पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं सब आप ही से सीखा है, आप ही ने सिखाया है। हमसे है, किससे सीखा है? अभी तो सिखाना बाकी है, अभी तो सिखाना बाकी है। समय आ जाने दीजिए, आपको पता लगेगा, राफेल का भी पता लगेगा, आपको जीएसटी का पता लगेगा, आपको पता लगेगा कि नोटबंदी में कितना घोटाला हुआ, आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना घोटाला हुआ, आपको पता लगेगा प्रधानमंत्री जी ने कितने विधायकों को खरीदा, प्रधानमंत्री जी ने कितने सांसदों को खरीदा, कितने लोगों को ब्लैकमेल किया, कितने लोगों को चंदे का धंधा दिया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, समय आने दीजिए, सबकी फाइलें खुलेंगी, सबका बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समय बलवान होता है। के माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को और देश के गृह मंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आज गुंडागर्दी और तानाशाही का इस देश के अंदर माहौल बना हुआ है। बेरोजगार रो रहा है, बेरोजगार पढ़ाई करने के बाद रो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महिला सुरक्षा के लिए तरस नहीं है कि सुबह का आज भी दिल्ली के अंदर 4 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है। प्रधानमंत्री जी देश की पहलवान बच्चियों के साथ फोटो खिंचवाते जब वो मेडल लाती हैं और बाद में उनको धिक्कार देते हैं। और यानी 31 मार्च को ये मुद्दे आप उठाएंगे, नेताओं को तो 31 मार्च को ये मुद्दे आप उठाएंगे या केजरीवाल गिरफ्तार हुए उसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि विपक्ष को तोड़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि इनको अपनी कमजोरी दिखाई दे रही है कि हम जीत नहीं रहे, हम हार रहे हैं। दिल्ली में 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को अंडा मिलने वाला है। ठीक है, अगर उनको ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि आप और कांग्रेस मिल गई है तो दिल्ली में बीजेपी कमजोर हो रही, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब जोशी जी आपके पास भी आते हैं, इसके बाद फिर बीजेपी के प्रवक्ता सबका जवाब देंगे। जोशी जी, अब 31 मार्च को जो शक्ति प्रदर्शन होगा, तो इंडिया गठबंधन के आप भी साथी हैं, तो आप लोग भी आ रहे हैं जोर आजमाइश करने, लोकतंत्र बचाने आ रहे हैं आप? देखिए, आज क्या चल रहा है, देश ये समझ रहा है, और देश ये समझ रहा है किस प्रकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उपयोग एक तानाशाही की सरकार अपने विपक्षी लोगों को खत्म करने के लिए कर रही है। क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी थे उनको तो भारतीय जनता पार्टी के जो रोल मॉडल है आदरणीय मोदी जी, वो अपनी टीम में ले आए, तो भ्रष्टाचारी तो और किसी पार्टी में बचे नहीं है, वो तो सब भारतीय जनता पार्टी में समावेश कर लिया है। जो बच्चे मेरे साथियों ने बता दिया, मैं बार-बार आपके मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी विषय पे आ रहा हूं। ये बात क्या है
हाँ। ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने आर्थिक तंत्र को मजबूत करा है, अच्छा। वसूली का एक डंडा, डंडे के बाद चंदा, चंदे के बाद एक धंधा, ये परिपाटी लाए हैं आदरणीय मोदी जी। और मुझे कोई अचरज नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ये योजना लेकर आए हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी तो अपने आइडियल बंगारू लक्ष्मण जी की लाइन पे चल रहे हैं। और किसने नहीं देखा बंगारू लक्ष्मण को ऑनलाइन रिश्वत लेते हुए? अभी चंडीगढ़ में क्या करवाया इन्होंने, वो तो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम भी जनता है और आप भी जनता है अंजनी जी, और जितने पहले बैठे जनता है उनको न्याय मिल पाया। और आज हमें पूरी उम्मीद है माननीय अरविंद केजरीवाल को भी न्याय केवल न्यायपालिका से मिल पाएगा, इसमें हमें पूरा विश्वास है। और रही बात इकट्ठे होने की, इकट्ठे होने का बहुत सारे कारण हैं। इकट्ठे होने का कारण एक नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, कांग्रेस के खातों को सील नहीं है। जिस प्रकार इस देश के लोकतंत्र पे हमला है, जिस प्रकार इस संविधान पे खतरा है, और जिस प्रकार जो सरकार डरी हुई सरकार है, तानाशाह जिस प्रकार डरा हुआ है, यह देश के लिए बड़ा विषय है। तो और मैं कहना चाहता हूं देश ये भी समझ पा रहा है। 31 तारीख को आपके नेता आ रहे हैं? आएंगे, देखिए बिल्कुल आएंगे। हमारा रिप्रेजेंटेशन हमेशा हुआ है, हमारा रिप्रेजेंटेशन हमेशा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से ये इंडिया गठबंधन की बात चली है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव आपको सबसे आगे दिखाई दे दें। ठीक है, चलिए लोकतंत्र बचाना, देश आते हैं पहले राउंड में। और भी अभी दो मेहमान और हैं। खेमचंद जी, लोकतंत्र बचाओ रैली 31 मार्च को होगी और आप लोग भ्रष्टाचार की होलिका जला रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्षी दलों में ही है? आम आदमी पार्टी और तमाम हेमंत सोरेन इन्हीं लोगों में नजर आता है। एनडीए में सब पाक साफ है क्या? आपके सभी दर्शकों को और जो को पैनलिस्ट और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अभी 3 मित्रों ने, मैं लिख रहा था, नोट लिख रहा था। सबसे पहले एसपी के मित्र ने, सबसे लास्ट में एसपी वालों ने, सबसे पहले आम आदमी पार्टी वाले मित्र ने लिखे थे, मेरे पॉइंट लिखे हुए हैं जी। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप कोर्ट को मानते हो या नहीं मानते? आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट मानते हो या नहीं मानते? अगर आप मानते हो तो बोलो कि हाँ मानते हैं, अगर नहीं मानते आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि चंडीगढ़ के मामले में ठीक है जुडिशरी, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में वो ठीक है, लेकिन केजरीवाल जी को यदि राहत नहीं मिल रही है तो वहां पे गड़बड़ है। ऐसा नहीं कह सकते, आपको ही तय करना पड़ेगा। आप तय करिए और फिर बताइए, नहीं तो लोग फिर आप पे ही संदेह करेंगे। दूसरी बात आती है कि अभी ये कह रहे हैं कि देखिए केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, केजरीवाल जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल जी का कोई नाम नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, आज आपने जो पीसी की है, वो सबूत, वो लॉजिक, वो फैक्ट और फिगर के आपके वकील ने कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए। ना तो आप लोअर कोर्ट में प्रस्तुत कर पाए, ना ही आप हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर पाए। क्या वो केजरीवाल के दुश्मन है? तो ऐसे दुश्मन वकीलों को आपने हायर क्यों किया हुआ है? या फिर आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या फिर आप नाटक नौटंकी कर रहे हैं, या आप पीसी करके लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चीज तो सच है, या तो ध्यान भटका रहे हैं, या फिर जो वकील आपने हायर किए हैं वो जो बात आप पीसी में कह रहे हैं वो कोर्ट में नहीं कह पा रहे हैं। इसका तो वो दुश्मन है, इसका मतलब कांग्रेस ही खुद केजरीवाल जी को बर्बाद करना चाहती है। केजरीवाल जी खेमचंद जी, पीसी में एक बात और कही गई है कि शरद रेड्डी जिनको मुख्य गवाह बनाया गया था, उनकी कंपनी से 60 करोड़ का चंदा आपको मिला, यानी कह रहे कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ईडी फिर बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? ईडी सबके खिलाफ करेगी जो भी इन्वॉल्व है। हाँ। पहले तो ये कहते हैं कि देखिए शराब का घोटाला ही नहीं हुआ, इसका तो आज इन्होंने पीसी में मान लिया कि शराब का घोटाला हुआ है। अब ये शरद जी की बात करते हैं। अरे शरद की आप बात कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का सिस्टम क्या है, कौन खरीद रहा है, कौन दे रहा है, और जो रिसीव कर रहा है उसको पता हो, ये कंपलसरी नहीं है। बहुत सारी पार्टी, अभी आप देखिए जिन्होंने डिस्क्लोजर दिया है कि अनोनिमस ड्रॉप हुए हमारे यहाँ पे बॉन्ड, और हमने उसको कैश कराया है। बहुत सारी पार्टियों ने ये बोला है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा। तो एनोनिमसली जब ड्रॉप किया तो आपको पता ही नहीं है कि किसने खरीद के आपके यहाँ पे दिए हैं। और ये विषय सेपरेट कह रहे हैं कि जितने बॉन्ड है 8000 करोड़ आपको मिल गया, बाकी लोगों को कुछ मिला ही नहीं, बाकी लोग आपके 10% भी नहीं मिला। नहीं, मैं आपको वही तो कह रहे हैं। देखिए, अभी जोशी जी ने एक नया नारा दिया, पहले डंडा फिर चंदा। आप लोग पहले डंडा मारते हो फिर चंदा ले लेते हो, ये नया खेल शुरू किया है। मैं आता हूं उस पे अंजनी जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पे तो समाजवादी पार्टी सत्ता चलाती थी।
इनकी भैंसे ढूंढने के लिए पूरा प्रशासन लग जाता था, लेकिन लोगों के लिए नहीं खड़ा होता था। वहां पे 6 बजे के 5 बजे के बाद मैं खुद यूपी से आता हूँ, लोगों का निकलना मुश्किल था। आज उत्तर प्रदेश में सुशासन है, आज उत्तर प्रदेश में चारों ओर बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसीलिए चारों ओर वहां पे खुशहाली है। अब रही बात, अब ये कहते हैं कि देखिए आएंगे तो सौरभ जी भी हैं, पहले राउंड में सबको शामिल कर लेंगे, फिर आएंगे जी। जल्दी बोलिए खेमचंद जी, फिर सौरभ जी के पास चलेंगे। तीन लोग बोले थे, मेरे को जवाब देना पड़ेगा, लिखे हुए हैं। अभी इन्होंने कहा कि भाई हमने, चलो हम तो 18 स्टेट में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो आप ये बताइए कि आपको 6000 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि हमें तो 50% से कम मिला है ना, जो बाकी का जो 50% से ज्यादा मिला है वो आप लोगों को कैसे मिल गया? आप लोगों ने कौन सी सेटिंग की? आप लोगों ने क्या कमिटमेंट दी? आप हम पे आरोप लगाने से पहले आप ये बताएं कि आपको किस आधार पे चंदा मिल गया। आप पर एमएलए निकालो, पर एमपी निकालो, तो आप देखेंगे कि हमसे ज्यादा चंदा तो अपोजिशन वालों को मिला है, हमसे ज्यादा पैसा तो इनको मिला है। आप लड़ते एक स्टेट में हो, 2 स्टेट में हो, आपका आधार ही 4 स्टेट में है, और आप कंपेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ करोगे तो कैसे चलेगा? अभी सिद्धार्थ भाई ने कहा था कि भाई क्रिकेट में 2 टीम होनी चाहिए, 2 टीम में से जो बेस्ट टीम है उसको लोग जीता हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजा ही ना दो। खिलाड़ियों को तो वीजा दिया जाएगा, लेकिन देश के दुश्मनों को वीजा नहीं दिया जाएगा। उन खिलाड़ी बन के अगर कोई आतंकवादी आना चाह रहा है, वो उन्होंने एक उदाहरण दिया, खिलाड़ी भाई, खिलाड़ी केजरीवाल है, आपने उनको जेल भेज दिया, और उनके टीम के 4 लोग, उनके टीम के 4 लोग जो शीर्ष 4 बल्लेबाज है, सबको आपने जेल पवेलियन भेज दिया। वही लिंक कर रहा हूँ। तो वहां पे पाकिस्तान क्योंकि हमारा दुश्मन है तो उनके खिलाड़ी आने दिए, लेकिन उनके आतंकवादी नहीं। वैसे ही अपोजिशन में जो पार्टी है उनके अच्छे लोगों को हम लोग कुछ नहीं कह रहे। थोड़ा सौरभ जी बुलाते हैं, राजनीतिक समीक्षक है, उनको डिबेट में लाते हैं, इसके बाद आप लोग पास आएंगे सिद्धार्थ जी। जी खेमचंद जी आएंगे आपके पास। सिद्धार्थ जी ने सभी पार्टियों को सुना, उनको एक्सेप्टेंस दे दो। ठीक है सौरभ जी, कैसे चल सकता है? सौरभ जी आपने चारों पार्टियों को सुना। 31 मार्च को 10 बजे रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ एक रैली होने वाली है, और इधर बीजेपी भ्रष्टाचार की होलिका दहन कर रही है, यानी भ्रष्टाचार बनाम तानाशाह की लड़ाई छिड़ गई है इस चुनाव में। रामलीला मैदान में कर रहे हैं ना 10 तारीख को जी। ये रामलीला मैदान आपको याद है क्या? 2011, 12, 13 कुछ याद करिए आप, तो आपको याद आएंगे बहुत सारे भाषण। उसी रामलीला मैदान से राजनीति में नए प्रयोग की बात की गई थी, राजनीति में शुचिता लाने की बात कही गई थी। ये वहां से भाषणों में बड़े तेजी के साथ बोला गया था कि पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद जांच होगी। और सिसोदिया तुम्हारे साथ भी यही होगा। मैं केजरीवाल अगर मैं राजनीति में कल को गया तो मैं भी पहले इस्तीफा दूंगा, फिर मेरी जांच होगी। ये किसके बयान थे भाई? ये उन्हीं के बयान थे ना, जो स्वयं अरविंद केजरीवाल जी आज जो है, जिनको सबसे पहले राजनीति में शुचिता के स्थान पर सबसे पहले तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए था जेल जाने के पहले, उसके बाद जो जांच चल रही है। तो आप जिस नई राजनीति की बात किए थे, एक उसका उदाहरण देखने को मिलता। चलिए कोई बात नहीं, वो आप दूर दूर तक नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कांग्रेस के मित्र जो अभी कह रहे थे, कांग्रेस के मित्र सबसे पहले उछल करके इन्होंने वीडियो डाल दी और ट्वीट कर दिया इनके बड़े नेताओं ने कि केजरीवाल जी ने जो भ्रष्टाचार किया उसका खुलासा करने वाले कांग्रेस पार्टी है। ये इनके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं, ये इनकी जो है सुप्रिया सिन्हा जी ने वीडियो डाल दिया कि हम ही लोगों ने इनका खुलासा किया था, हम ही लोगों ने इनको पकड़ा था। अब ये चैनल पे बैठ के उनको बचा भी रहे हैं, मतलब वहां पे कह रहे हो कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार किए हैं, नहीं कर, अब लोकतंत्र बचा रहे हैं। नहीं, अब सुनिए, लोकतंत्र पे तो आता हूं मैं। मजे की बात देखिए, जनता को गुमराह करना, जनता की भावनाओं के साथ खेलना, किस प्रकार से इन नेताओं का जो है वो जमीर भी ये नहीं होता कि आप एक तरफ उनको भ्रष्टाचारी भी कह रहे हो और दोबारा यहाँ कह रहे हो कि भैया इनको हम बचाएंगे। अब तीसरी चीज आ जाइए समाजवादी पार्टी। भैया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई सबसे भ्रष्ट आदमी है तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। उस समय कहा था और बोला था कि अगर मुझे कभी मौका मिला मैं सबसे पहले अगर जेल में किसी को डालूंगा तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव को डालूंगा। यह बयानबाजी थी अरविंद केजरीवाल की। तो जो बड़बोलापन था अरविंद केजरीवाल जी का उस समय, वो आज तो नैतिकता के तौर पर जो वो फेल हो चुके हैं। लेकिन ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं, अब उनकी रैली में जाएंगे वहां रामलीला मैदान में, वो रामलीला मैदान भी रोएगा कि जहां पर अन्ना हजारे बैठे थे, अन्ना हजारे जी ने स्वयं कहा कि मैंने अरविंद को मना किया था केजरीवाल शराब नीति के लिए। सौरभ जी हाँ, छोटा सवाल है हमारे प्रोफेसर सनत का भी सवाल है। वो कह रहे भाई आप लोग भी जब आए थे जीजा जी को जेल भेजने के बाद बीजेपी कर रही थी, जीजा जी खुले घूम रहे हैं और आप लोगों ने भूल ही गए। तो भाई वादे तो यहाँ भी बीजेपी भी कर रही थी।
देखिए समस्या यही है हाँ। कि जब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, उसी के अंतर्गत तो ये लोग जो जेल जा रहे हैं ना भ्रष्टाचारी जितने हैं, तो अभी रॉबर्ट वाड्रा जी की आप बात कर रहे हैं या जिनकी बात आप कह रहे हैं जीजा जी 2G 3G, देखिए भ्रष्टाचारी तो कोई 10 नहीं साल तो बचेगा। हो गया, कुछ हुआ नहीं। पकड़ करके बिल से निकाल करके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी किया अरे जाएगा। सर, और सुनिए हम लोग बताइए, हम लोग क्या इतने बड़े हो गए कि डीएलएफ में 170 करोड़ का जो मामला आया था। सुनिए हाँ। मुझे एक चीज बताइए, आज हम लोग इतने बड़े हो अब गए 10 साल तो हो गया, बीजेपी कितना वक्त ईडी चाहिए? के ऊपर आप संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न लगा रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपको तो जमानत दे देता? फिर अगर ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, 45 करोड़ रुपए कैश नहीं बकायदे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है, गोवा का चुनाव लड़ने के लिए पुख्ता सबूत के साथ ईडी बैठी है। और सुनिए वो भी कह रहे हैं कि 60 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड लिया उसी कंपनी से, शरद रेड्डी से लिया। देखिए चुनावी बॉन्ड का ना ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और सुनिए सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा कि भाई जिस दिन जो है उनको वहां गवाह बनाया गया, डंडा चलाया गया, अगले दिन उनसे 60 करोड़ रुपया ले लिया गया चंदा। देखिए ऐसा होता है ना कि जब पुलिस पकड़ के किसी को ले जाती है ना, तो चंदा देता है। नहीं, वो पहले आरोपी के लोगों से उनकी बात को सत्यापित नहीं करवाती। अच्छा। भैया आपके तो खुद ही मुखिया आरोपी हैं, 3 मंत्री आपके भ्रष्टाचार में बंद है, आप कौन सी गवाही देंगे? आपके मुंह से कौन सा सच स्वीकार किया जाएगा? एक बात बताइए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक बात बताइए आप स्पष्ट रूप से कि अगर अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, जब उनको दिल्ली की जनता ने चुना तो दिल्ली की जनता को उनको समय देना चाहिए था, उनका नेतृत्व ऐसा होना चाहिए था कि पूरे देश की जनता उनको चुन करके लाए। लेकिन दुर्भाग्यवश आपको पंजाब भी लालच में आ गए, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल लालच में आ गए। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल है, पूरी दुनिया पूरे देश में चल रहा है। दिल्ली मॉडल तो फेल हो गया, लेकिन वो जो चुनाव लड़ने के लिए पैसा था वो चंदा अब जवाब लेते हैं, लोग नहीं दे रहे। अब जवाब लेते हैं, पार्टी को अब जवाब लेते चंदा हैं। नहीं दिया तो क्या किया इन्होंने? कालाबाजारी की। यही भ्रष्टाचार हुआ जिसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिमांड अब जवाब देते हैं। अब सिद्धार्थ जी इतना ही बरी थे तो उनको ठीक है। सिद्धार्थ जी वही रामलीला मैदान याद आता है, उस वक्त हम लोग भी जाके खूब कवरेज किया करते थे, उसको याद दिलाया सौरभ जी ने। उन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब जब अनशन में बैठे थे हम दुबले पत्ते हो गए थे, उन्होंने कहा भाई कुर्सी में कुछ लोचा है, अगर सिसोदिया कोई विधायक कुछ करेगा तो कोई सगा नहीं है, तुम भी जेल जाओगे और मैं कुछ करता तो मैं भी जेल जाऊंगा, इस्तीफा पहले होगा। तो वो जो लोकपाल जन लोकपाल एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आक्रोश था उसको आप लोगों ने भुनाया, तो शुचिता की राजनीति करने आए थे। और जैसा कि सौरभ जी कह रहे हैं कि भाई दलदल में आप आए थे कीचड़ साफ करने के लिए, आप तो फिर उस कीचड़ में नहा लिए। अन्ना हजारे जी ने मना भी किया था शराब नहीं, सिद्धार्थ जी वो भी पूछ लीजिए आप। पहले ये तय हो जाए कि सौरभ दुबे जी ये कार्यक्रम चला रहे हैं, अंजनी जी चला रहे हैं, उसके बाद उस पर उसके अनुसार जवाब दूंगा ना। नहीं, इन्हीं को मैंने कोट किया, बोलिए। ठीक है, तो सौरभ दुबे जी तो बाद में बोले थे, उससे पहले भाजपा के जो प्रवक्ता बोले थे वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि उनके पास जो चंदा आया है, भाजपा को ये पता नहीं है कि चंदा कहां से आया है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एनोनिमस, मतलब अनामिका। तो इसका मतलब क्या भाजपा कह रही है आतंकवादी और पाकिस्तानी लोग भी भाजपा को चंदा दे चुके हैं और उसने ले लिया है? कैसा राष्ट्रवाद है, कैसा राष्ट्रवाद है ये? तो भाजपा ये जब कह रही है कि मेरे पास जो चंदा है कहां से आया मुझे पता नहीं, और तो इसका मतलब भाजपा कह रही है कि मेरे पास आतंकवादी भी हो सकता है, पैसा दे दिया हो, पाकिस्तानी भी दे दिया हो। आतंकवादी केवाईसी कराएगा सर। हाँ, तो यही तो हो गया। बिना केवाईसी का 600 करोड़ का हिसाब है उनका। भाजपा का हिसाब है कि 600 करोड़ रुपया भाजपा ने खुद डिक्लेयर किया है कि मेरे पास मुझे पता नहीं है कि कहां से आया, बिना केवाईसी का है, हिसाब है। ये कहां से आ गया सर? ये सर मेरे पास हिसाब आप इंटरनेट पे खोज लीजिए ना, भाजपा के पास हिसाब भाजपा आप खुद कर रहे करती है। हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं इसका कोई सिर पैर नहीं है। आपने कहा था पाकिस्तान और देश के दुश्मन कैसे खरीद सकते हैं, तो उसके संविधान में नहीं है तो कैसे खरीद सकते हैं? कैसे वो इसलिए में जाके पैसे जमा करा सकते हैं? और मैं पूछना चाहता हूँ, इंडी गठबंधन के पास पैसा कहाँ से आया? उन्होंने कौन सा वायदा किया? उन्होंने कौन सा लॉजिक दिया? उन्होंने कौन सी ट्रांजेक्शन की? क्या वहां पे आप हम पे आरोप लगा रहे हो? उससे पहले आपको बताना पड़ेगा ये चंदा आपको भी मिला है, हमसे ज्यादा मिला है, तो हमसे ज्यादा चंदा आपके इंडी गठबंधन को मिला है तो आपको बताना पड़ेगा। हम तो 18 स्टेट में है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लेकिन आप एक स्टेट, 2 स्टेट, 4 MP, 2 MP, 10 MP, 20 MP लेके घूम रहे हो, तो आपको चंदा कैसे मिला? आपके बयान के आधार पर, खेमचंद जी आपके बयान के आधार पर, अरे मेरे बयान के आधार पर नहीं, मैंने बोला कि आपको भी मिला है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है उसमें पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, उसमें
आज जो भी देना चाहता है चंदा वो बॉन्ड खरीदता है, और बॉन्ड को वो चाहे तो खुद भी चाहे तो एनोनिमस तरीके से भी ड्रॉप कर सकता है। ईडी को कि आओ मेरे ऊपर केस करो, क्योंकि मुझे नहीं तो पता है रिसीवर को हमेशा पता हो कि किसने, लेकिन केजरीवाल जी ने सीधा सीधा पैसा लिया। केजरीवाल जी ने गोवा उत्तराखंड में जो पैसा लगाया वो सीधा किकबैक लिया। उन्होंने 2% से ठीक है, खेमचंद जी सुन लीजिए, एक बार फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है खेमचंद जी, अब सुन लीजिए, सिद्धार्थ जी आप उनको फंसा रहे थे, उन्होंने उल्टे आपको फंसा दिया। जी जवाब दीजिए। किसको? मुझे क्या फंसाएंगे? भाजपा से आपको पाकिस्तान 2 बार याद आया है। एक बार पठान आपको के लिए याद आया है। एक शुरू में आप एक्सेप्शन चाहते थे कि जैसे पाकिस्तानी प्लेयर ये कहते हैं जो दूसरे देशों से खेलने आ जाते हैं, कभी ब्रिटेन से कभी कहीं से, कि आप हमें भारत में खिलाओ, उनको एंट्री मिलनी चाहिए, वैसे ही ठीक है, आप चाहते थे कि ठीक है। अब आते देखिए विक्रम जी आपके पास आते हैं। विक्रम जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आपने उठाया था, उन्होंने कहा भाई 18 राज्यों में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, इसलिए हमको 6,000-8,000 करोड़ मिला। आपको 1,000-1,200 करोड़ रुपया मिल गया, आपकी तो कुछ ही राज्यों में सरकार है, आपको इतना पैसा ओवरऑल जोड़ लिया जाए तो बीजेपी ज्यादा पैसा आप लोगों को मिला है। करती है 100 दिन में काला धन लाने की बात करती थी। अब देखिए आप घुमाइए मत, इस पे आइए सर, एक मिनट अभी मुद्दे पे बात करिए सर, पॉइंट टू पॉइंट, फिर दर्शक समझेंगे। आप मेरी बात सुनिए। हाँ 100 दिन में काला धन लाने की अब बात देखिए अब घुमाने लगे आप। तो आया नहीं। देखिए बहुत मुद्दे की बात आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को देखिए पॉइंट बात करेंगे। आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को घोटाला बताया, उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा पैसा विपक्ष को मिला। अब इस पर आप पक्ष रखिए अपना। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ 70 साल का हिसाब मांगने वाले आज तक प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का हिसाब नहीं दे पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 100 दिन में काला धन लाने वाले भैया बीच में मत बोलिए। जवाब मिल गया है, अब आपके पास जवाब नहीं है तो फिर मत बोलिए। पूरी तरीके से अंदरगिर्दी थी, और अंदरगिर्दी में पता ही नहीं चला कितना पैसा। अरे खेमचंद जी थोड़ा विक्रम जी क्या, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम एक बार को सुन लेते हैं, फिर बोलती है। विक्रम जी बोलिए। सुन लीजिए। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ ये बीजेपी का जो पार्ट 2 भाई बैठा है इसको चुप कराइए, बीच में ना बोले। मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 100 दिन में काला धन लाने की बात करते हैं, क्यों घबरा रहे हो? 4 लोग बोल रहे हो बीजेपी के अगेंस्ट, क्यों घबरा रहे हो? अरे भाषण कहाँ दे रहे हैं, रैली थोड़ी ना भैया। आप मेरी बात सुनिए, भाषण मत दीजिए, ताकत होती है। आप मेरी बीच में ना बोले, मेरी बात सुन लीजिए। खेमचंद जी एक बार सुन लेते हैं उनको, खेमचंद जी एक बार सुन लेते हैं, आप इधर उधर खेमचंद जी सुन लेते हैं। लेकिन विक्रम जी बहुत पॉइंट की बात हो रही थी और दर्शक हमारे सुन रहे थे, बहुत अच्छी डिबेट चली थी। आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को घोटाला बताया, उन्होंने कहा कि भाई हम जो पैसा हमको मिला, जो हमको पैसा मिला उससे ज्यादा पैसा आप लोगों को मिला है। अगर एवरेज जोड़ लें तो उससे ज्यादा पैसा आप लोगों को मिला है, यानी भ्रष्टाचार आप लोगों ने भी किया है। इस पे जवाब दीजिए सर, इस पे जवाब दीजिए, पॉइंट बहुत अच्छा है। आप मेरा जवाब ले लीजिए। आप भाजपा को अकेले में काउंट कर रहे हैं और विपक्षी दल को बोलिए सर एक में काउंट कर रहे हैं। आप एनडीए का चंदा बताइए, एनडीए को कितना मिला? आप जो अरे आप एनडीए का लगा लो तब भी, एनडीए का बताइए। नॉन एनडीए को चंदा ज्यादा मिला है। आप पर एमएलए लगाओ, पर एमपी लगाओ, पर स्टेट लगाओ, तब भी आपको ऑन एन एवरेज चंदा ज्यादा मिला है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आपकी एग्जिस्टेंसी लिमिटेड है, सीमित है, और आप भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश की सेवा करती है, आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। आओ बताऊं आपको चंदे का धंधा ये आसान नहीं है। चंदे का धंधा कांग्रेस करती है, हम धंधा नहीं करते मित्र। हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक सिस्टम बनाया। आप लोगों ने आजादी के बाद कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं किया। अंदरगिर्दी थी, पूरी तरीके से अंदरगिर्दी थी, और उस अंदरगिर्दी में आप लोगों ने खूब हजारों करोड़ रुपए कमाए, और आप लोग इतने लापरवाह हो गए कि आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिटेल देना तक भूल गए। आप डिटेल देना भी जरूरी नहीं समझते थे, और उसी की वजह से आपके अकाउंट फ्रीज हुए। आरोप हम पे लगाते हो। आप कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने भी बोला कि आपको रीअसेसमेंट करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो छापेमारी हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना पक्ष रखा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा बनाएगी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां, लेकिन जोशी जी आपके पास आते हैं। ठीक है जोशी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभी हाल फिलहाल में जो आप लोगों ने मुद्दा बनाया कि ईडी सीबीआई इसका दुरुपयोग हो रहा है, अभी जो बड़े नेता कुछ जेल में गए, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो और बाकी जगह, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता दिख रहा है? कितना असर पड़ रहा है?
देखिए, पहले तो दर्शकों को आपके बहुत एक प्रतिष्ठित चैनल है और दर्शक आपके बहुत बुद्धिमान दर्शक हैं, उनको पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। हाँ। और सच्चाई यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी भ्रष्टाचार की योजना थी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय मोदी जी को जाता है। और अरुण जेटली जी वित्त मंत्री हुआ करते थे और ये क्या थी वो भ्रष्टाचार की योजना कि पहले डंडा, डंडे के बाद चंदा, चंदे के बाद फिर उस कंपनी को धंधा। और मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्ष के लोगों से, ये पूछना चाहता हूं क्या स्टेट गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, क्या उनके पास सीबीआई है, क्या उनके पास इनकम टैक्स है, क्या उनके पास ईडी है कि उन्होंने डंडा देके चंदा ले लिया? अरे आप तो अभी बोला हमारे साथी मेरे छोटे सर मैं एक मेरा काउंटर जवाब ले लीजिएगा। सर मुझे वो यही वो कह रहे हैं सर, इसी मेरा जवाब ले लीजिएगा, उससे जुड़ा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमको चंदा मिला, आप कह रहे भ्रष्टाचार है, और वही चंदा आपने लिया तो कह रहे हमको बहुत आसानी से मिल गया है, हमने ईडी डर नहीं दिखाया। ये दो बातें आ जा रही हैं। अंजनी जी, देश को और आपके दर्शकों को पता चलना चाहिए। हाँ, वो पता चला कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के एडी सीबीआई इनकम टैक्स केंद्र के अधीन है और ये कितना 8,25,000 करोड़ रुपया ले लिया इन्होंने, 8,25,000 करोड़ रुपया ले लिया। और ये जो अभी नाम आ रहा है केजरीवाल के, उसमें उनको किसने चंदा दिया? रेड्डी साहब ने 60,000 करोड़ का। ये क्या भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे? काले धन की बात हुई थी। इसका मतलब और ये कह रहे हैं अभी हमारे खेमचंद भाई, इसका मतलब बीजेपी। सर एक सेकंड बस, हाँ जी बोलिए, फिर एक मेरा सवाल है, एक बार जी बोलिए, जोशी जी बोलिए। सर लास्ट सर जी बोलिए। और मेरे भाई मेरा छोटा भाई खेमचंद जी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साथी मासूम बहुत है। हाँ। लेकिन इतने मासूम नहीं हो आप कह रहे हो आपके दरवाजे पर लोग चंदा दे गए और नाम भी नहीं लिखा। अरे भैया, यही तो भ्रष्टाचार है कि जो पैसा आपके अकाउंट में आया है वो किसका है, देश जानना चाहता है। ठीक है, अब जोशी जी मेरा छोटा सा जवाब, इसके बाद मैं सौरभ जी के पास चलूंगा। अभी देखिए, आपने कहा कि ईडी सीबीआई दुनिया भर की एजेंसियां इनके पास है, तब इनके पास 7,000 करोड़ आया। कांग्रेस के पास कुछ नहीं, इसके बाद भी उनके पास 1,000 करोड़ से ऊपर आ गया, दीदी के पास उससे ज्यादा आ गया। तो यानी इसका मतलब लोग अभी पिछली सरकार से अच्छे से सीख नहीं पाए कि कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। आप ये कहना चाहते हैं? अगर डंडा चलता तो ये और ज्यादा होता, 20,000 करोड़ हो जाता। देखिए, मैं बता रहा हूं मैं आपको, जिस पार्टी का डीएनए भ्रष्टाचार का हो, बंगारू लक्ष्मण जिनका रोल मॉडल चाहिए था ना, जो ऑन कैमरा रिश्वत लेता होना चाहिए था, और बढ़ के ज्यादा हो जाना चाहिए था। मैं वही तो कह मैं तो वही कह रहा हूं ना, ये योजना का श्रेय अगर आप देंगे आदरणीय मोदी जी को लाएंगे, पूरा श्रेय मैं मोदी जी को देना चाहता हूं। फायदा ये खेमचंद जी कह रहे हैं कि फायदा विपक्ष को हमसे ज्यादा मिला। मैं विषय कह रहा हूं, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स विपक्ष के पास है? तभी तो मैं कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई सबका डर दिखा के 7,000 करोड़ रुपया किया, इधर कांग्रेस को अकेले 1,000 करोड़ से अधिक मिल गया। वही तो मैं कह रहा हूं, इसका मतलब पिछली सरकार वो सीख नहीं पाए। ठीक है सौरभ जी, देखिए बड़ी दिलचस्प बात चल रही है। ठीक है, लेकिन सौरभ जी देखिए एक चीज यहाँ पे भी है, आ रहे सौरभ जी सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई एक तरफा हो रही है? क्योंकि आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, उस वक्त भी मैं रांची में था, वही माहौल बना था, कैसे सारी एजेंसियां आ गई, सारे पुलिस फोर्स आ गई, सेम वही हाल केजरीवाल के साथ हुआ, उधर महुआ मोइत्रा के छापेमारी चल रही है, इसके अलावा तमाम लोगों के छापेमारी चल रही है। अब सवाल ये है कि सारे दलों में सिर्फ विपक्षी ही भ्रष्टाचारी हैं और एनडीए का आज तक हमने देखा नहीं हाल फिलहाल में कि किसी की छापेमारी हुई। क्यों एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, किसी भी पार्टी में हो, यह देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। आप पक्ष या विपक्ष, हम ईडी के ऊपर सवाल खड़ा करें, हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा करें, इतनी हमारी देखिए हैसियत नहीं है। एक कॉमन मैन, देखिए चुनाव एक कॉमन मैन है, वो कहेगा भैया सुनिए सत्ता पक्ष के ऊपर हमने कभी ईडी कार्रवाई करते देखा नहीं। आ रहा हूं उस पर। अभी देखिए, आपका जो विषय था, अब ये बार बार इलेक्ट्रल बॉन्ड पे विषय भटका करके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ले गए। विषय आपका ये था कि भैया कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी क्यों कहा? 2 दिन पहले वो वीडियो क्यों डाला ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार, क्या कार्रवाई एक तरफा हो रही है? अब इस पर आ जाइए, क्या कार्रवाई एक तरफा हो रही है? अब एक तरफा कार्रवाई पे आ जाइए। अब एक बात बताइए, आ रहा हूं विक्रम जी, आ रहा हूं। देखिए,
श्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने बार बार समन भेजा, पिछले 1 साल से समन उनको भेजा जा रहा है, अब ये 9वीं बार उनको समन भेजा गया। श्री अरविंद केजरीवाल जी जो नैतिकता की बात करते हैं, राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, क्या उनको पहली बार समन भेजने पे पेश नहीं हो जाना चाहिए था? मामला वहीं रफा दफा हो जाता। अच्छा, ये आप बताइए, लगातार भागते रहे, सुनिए, हाँ। आप भागते रहे। एक बात बताइए, अगर ये मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिल रही है तो वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं। अब सौरभ जी, यही सवाल है, एक आम जनता के तौर पर यही सवाल है। अजीत पवार जिनको लेके आप लोग बीजेपी वाले एकदम हंगामा काटे पड़े थे, सुरेश चौहान के कौन कौन से घोटाले में उनका नाम आ गया था, सुनिए और हेमंता को लेकर कितना असम विधानसभा को चलने नहीं दिया था। अब ये तीनों आप ये आ गए हैं बीजेपी में, अब इनके सब दाग धुल गए। देखिए, सुरेश चौहान ने, जवाब दे देता हूं आपको, अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री थे, हाँ, जो है भाई मैं आपको जवाब ठीक है ना, महाराष्ट्र के जवाब इनको देना पड़ेगा ना खेमचंद जी को। हाँ। आप आरोपी, आप कैसे जवाब देंगे भाई? आप क्या श्री अरविंद केजरीवाल जी जवाब उसका अजीत पवार आरोपी है ना, 1 सेकंड अजीत पवार आरोपी है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अजीत पवार जी का ये घोटाला किसके शासन में हुआ? किस समय वो मंत्री थे? किस यूपीए की सरकार में उन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया? और उसके बाद कांग्रेस ने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं पूछ रहा हूँ, सुनिए, जिस अशोक चौहान जी की बात कर रहे हैं, यही कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने उनको पाला पोसा, उनसे भ्रष्टाचार करवाया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आप गठबंधन तो कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी थे वो शामिल हो गए, गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ जांच रुकेगी नहीं, जांच की कार्रवाई वैसे ही चलती रहेगी। देखिए, ये बात आप समझ लीजिए, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र खेमचंद जी, आइए खेमचंद जी बुलाइए, और वह सब ठीक है। और विक्रम जी, आप ही का सवाल, खेमचंद जी बीजेपी प्रवक्ता को लाइए। खेमचंद जी, देखिए, आज आप लोगों ने भ्रष्टाचार की होलिका दहन किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने बापू की प्रतिमा बजा के आपने शपथ ली, लेकिन सवाल यह भी है कि अजीत पवार, सुरेश चौहान के, हेमंता बिस्वा, इनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप थे। हाल फिलहाल में हमने इनके ऊपर ईडी कार्रवाई होते नहीं देखा, यानी जो बीजेपी में आ जाएगा सब चंगा हो जाएगा। देखिए, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, यूपीए के दौरान आदरणीय जेटली जी और सुषमा जी फैक्ट ऑफ फिगर लाते थे, आदरणीय जोशी जी फैक्ट ऑफ फिगर पीएससी के अंतर्गत निकालते थे और उसको हम लोग कोर्ट में लेके गए, तब लोग ये गिरे। अगर इनके पास साक्ष्य है, अगर इनके पास फैक्ट, मैं चैलेंज करता हूं आपके टीवी के नाम से, ये कोर्ट जाए, इनके पास बड़े वकील हैं, इनके पास पूरी फौज है, क्यों नहीं जाते? क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने, सिर्फ और सिर्फ ये रिजर्वेशन चाहते हैं कि हमारे 4 लोगों पे कार्रवाई हो रही है तो आप भी अपने 2 लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों? जहाँ भ्रष्टाचारी हैं, जहाँ घपले हुए हैं, जहाँ चोरी हुई है, जहाँ किकबैक हुआ है, कार्रवाई वहीं पे होगी। और 2014 से पहले भी देखिए, कार्रवाई कहाँ पे होती थी? यूपीए वालों पे होती थी। आज जो अपोजिशन में है उन लोगों पे होती थी। जो भ्रष्टाचार करेगा कार्रवाई तो वहीं पे होगी। भारतीय जनता पार्टी के लीडर पे तो पहले कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि हम फाइनेंशियल फ्रॉड करते नहीं। अब बात आती है कि जीजाजी को अंदर क्यों नहीं किया? अरे जीजी भी अभी पेरोल पे हैं, जीजी भी जमानत पे हैं, और माताजी भी जमानत पे हैं, और इनके जो सुप्रीम लीडर राहुल गांधी हैं वो भी जमानत पे हैं। आज नहीं तो कल उनको भी अपने किए का भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने भी बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, हजारों लोगों के साथ किया है, और वो भी सामने आने वाला है। अब ये जो बातें करते हैं, आप विक्रम जी जवाब दीजिए, विक्रम जवाब दीजिए, जवाब देंगे, विक्रम जी जवाब दीजिए, विक्रम जी जवाब दीजिए, ठीक है। खेमचंद जी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है विक्रम जी के साथ, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। आप सुन लीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। पहले प्रधानमंत्री जी कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। पहली बात करते हैं, जो भाई साहब बीजेपी पार्ट 2 कह रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती थी। जब दिल्ली में लिकर पॉलिसी लाई जा रही थी, आप केजरीवाल जी का समर्थन करते हैं? आप सुन लीजिए पूरी बात, बीच में मत बोलिए। आप केजरीवाल जी को क्या मानते हैं? भ्रष्टाचार? अरे बीजेपी पार्ट 2 सुन लीजिए मेरी बात को, चुप हो जाइए बीच में। चैनल पे स्पष्ट से बताइए, केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया? मैं आपसे कह रहा हूं, चुप हो जाइए, जवाब कर दीजिए। आप जवाब सुनिए, आप ये तय करिए, केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो आपके नेता ने वीडियो क्यों डाला? सुप्रिया श्रीनाथ ने ट्वीट कर दिया थोड़ी पहले, अजय माकन जी ने ट्वीट ये सवाल हो गया, मैं पूछता हूं सवाल, ठीक है, यही पूछिए, ठीक है। देखिए, अब देखिए कांग्रेस विक्रम जी इनके सवाल इनका भी जवाब दे दीजिए, लगे हाथ में लिखकर पॉलिसी लाई जा रही थी, तब हमने कहा इस बात को, बहुत जोर शोर से उठाया हमने इस बात को। हमने कहा कि जब आम आदमी पार्टी के द्वारा विदेश जाने की फाइलें भेजी जाती हैं,
उसको रोक दिया जाता है। जब आम आदमी पार्टी के द्वारा ट्रांसफर अरे आप पोस्टिंग की शराब फाइलें घोटाले आती में है बात उसको करो। रोक दिया जाता है। आप अरे सुनिए, मानते बीच हो में सुन लीजिए। 12% और जब कमीशन किया गया, वो लिखकर सही पॉलिसी आती है है। आप तो मानते हो एनजीओ कि को पास कर देते हैं। ऑलमोस्ट नौ कर दिया गया, विक्रम वो जी, सही है। शराब घोटाला हुआ था कि नहीं? क्योंकि आप लोग भी ऑन कर रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ, विक्रम जी, शराब घोटाला हुआ था कि नहीं? एक मिनट, खेमचंद जी सवाल मुझे पूछने दीजिए। खेमचंद जी, एक मिनट, खेमचंद जी थोड़ा विक्रम जी के थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम है, एक एक करके बोलिए। ठीक है, खेमचंद जी शांत रहिए। हाँ अब ठीक है। अब विक्रम जी शराब घोटाला हुआ था कि नहीं? तो किस आधार पे एलजी साहब ने लिखकर पॉलिसी को पास किया? शराब जांच के घोटाला घेरे हुआ में था कि नहीं? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी आते हैं। हाँ, दूसरी बात, हाँ, विक्रम जी एलजी साहब ने मना किया था, गलत कोट मत करिए। गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मना किया था। इधर उधर की बात मत करिए। ये बताइए केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा कि नहीं लूटा? शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप अपना पहले बयान क्लियर करिए, पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए। मैं तो सीधी बात कैसे पास की? दूसरी बात, मैं माननीय विक्रम जी आपका सम्मान करते हुए आपसे पूछ रहा हूँ कि श्री अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया या नहीं किया? आप सुनिए, आप बता दीजिए। मैंने आपसे एक सवाल किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने वो पॉलिसी उन्होंने मना किया था। शराब नीति उनसे पूछ के नहीं बनाई पास थी। कैसे हो गई? उनसे पूछ के नहीं बनाई थी इन्होंने। कैसे पास हो गई? इसीलिए जांच हुई, इसीलिए जांच हुई, इसीलिए जांच हुई, क्योंकि घोटाला किया था, करप्शन था उसमें। जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहली दफा मना किया था कि शराब नीति नहीं है। विक्रम जी, और अन्ना हजारे जी ने मना किया था भाई। विक्रम जी कुछ ही दिन पहले अन्ना जी को छोड़िए, अन्ना पन्ना विक्रम जी, सुनिए, आपत्तिजनक बयान दिया इन्होंने। एक मिनट देखिए, इन्होंने क्या बोला? विक्रम जी, देखिए राष्ट्रीय एक मिनट टेलीविजन पे। सुनिए, विक्रम जी कुछ ही दिन पहले जब तक दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी के बारे में ठीक है, सौरभ जी, अन्ना पन्ना गन्ना कह रहे हैं। ये देखिए, सौरभ जी, ये है कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा, ये इनका मुखौटा। ठीक है, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। इन्होंने अन्ना जी के बारे में कितना आपत्तिजनक बयान दिया है। इनसे माफी मंगवाइए पहले। सिद्धार्थ जी, माफी मंगवाइए। सिद्धार्थ जी, आपके गुरु का अपमान बहुत बड़ा अपमान हुआ है। सिद्धार्थ जी, आप काउंटर करेंगे? आपके गुरु का अपमान किया जा रहा सीधे कांग्रेस तरफ से। गुरु को तो उन्होंने तिलांजलि दे दी। जी सिद्धार्थ जी। खेमचंद जी कब से सिद्धार्थ बन गए? अरे विक्रम जी ने अन्ना जी का अपमान किया। वो कह रहे हैं भाई आपके गुरु हैं, उन्होंने अपमानित किया। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैंने अपमानित नहीं किया अन्ना जी का पन्ना का कि अन्ना तो जी ये का क्या पन्ना होता है? नहीं ये क्या है ये? अन्ना को आप पन्ना बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके गुरु हैं। सिद्धार्थ जी बोलिए, वही आपके साथी लोग बोल रहे हैं। और आज किस बात की बात हो रही है? नाम को आप आप मुझे समझाइए। अरे खेमचंद जी सुनिए, खेमचंद जी सुन लीजिए। खेमचंद जी हो गया, बोलिए सिद्धार्थ भाई, बोलिए सिद्धार्थ जी बोलिए। जो अन्ना जी के बारे में इतना आदर कर रहे हैं भाजपा वाले और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ, वो ये बता दें कि 2 साल पहले जिस समय किसानों ने पहली बार मोर्चा खोला था, उसी समय अन्ना जी ने कई पन्नों का अभी हमारे डिबेट शो में उनका अपमान हुआ। अभी तुरंत जो है अन्ना पन्ना बोला गया, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। गुरु को इन्होंने तिलांजलि दे दी। ठीक है, यही देखिए, ये दर्शक है। ठीक है, यही दर्शक है। अब देखिए जिनके चेहरे पे आंदोलन हुआ, पार्टी बनी। जिनके पैरों पे खड़े होकर के केजरीवाल पार्टी को बचाने में सफल रहे हैं, वो उनके बयान को बचा रहे हैं, कांग्रेस के बयान को समर्थन। अब हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है, विक्रम जी सिर्फ वोट के लिए किसी का अपमान करना, अगर आप ऐसे अपमान करेंगे तो कितना? अच्छा सुनिए मेरी बात। आप खेल व्यक्त करते हैं, आप खेल व्यक्त करते हैं। विक्रम जी बड़ी पार्टी है, खेल व्यक्त कर दीजिए। अरे खेमचंद जी सुन लीजिए, खेमचंद जी सुन लीजिए, उसको आप मत दोहराइए, उसको मत दोहराइए इस शो में मेरे जी। मैं कांग्रेस के विक्रम जी बोलिए क्या खेल व्यक्त करते हैं? अरे खेमचंद जी थोड़ा कांग्रेस के यहाँ टेक्निकल दिक्कत है, उनके बीच में आप मत बोलिए जी। अब बोलिए विक्रम जी क्या खेद व्यक्त करते हैं आप अपने बयान के लिए? देखिए मैंने कोई गलत, अरे खेमचंद जी सुन लीजिए प्लीज। कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया मैंने। हाँ, मैंने कोई गलत वर्ड यूज नहीं किया। दूसरी बात,
अन्ना जी, अरे नाम तो आप नाम तो गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं। मराठी का अपमान, संत का अपमान, माफी मांगिए पहले। बोलिए आप खेद व्यक्त किसानों पे, आप अपने बयान वापस आइए। देखिए मैं स्टूडेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं एक संत का अपमान होगा चैनल पे। सौरभ देखिए ये सियासत है, सौरभ ये सियासत है, सौरभ ये सियासत है, सौरभ ये सियासत है। आते मुद्दे बात कहने सौरभ, चुप है, सौरभ डिबेट पे आते हैं, वो मुद्दे से भटक गए, ठीक है मुद्दे से भटक गए, मुद्दे से भटक गए। देखिए यही होता है, एक मिनट, अगर संत का अपमान आपने किया, ठीक है, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि देखिए अन्ना के आंदोलन से कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर चले गई, तो इसलिए उनके मलाल है, लेकिन सिद्धार्थ जी के रुख से जो है जनता सुन रही होगी कि भाई वो कम नहीं करें। चलिए ठीक है, अब कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ा डिबेट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। आज का मुद्दा ये है कि क्या अगला सवाल ले लीजिए। अब क्या सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल, ये लोग जेल में गए, इसका लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी के झूठे वादे 100 दिन 20 में मत बोलिए, इसको बोलिए जनता ने देख लिया सर, जनता देख लिया। वो अभी सर 1 महीने में जनता फैसला दे देगी, ठीक है बोलने दीजिए, जनता सब देख रही, बहुत स्मार्ट है जनता। सर सुनिए, हाँ बोलिए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, हमारे पास समय नहीं है। आप देखिए किसानों की जो हालात है, आज नौजवानों की जो हालात है, आज महिला सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, आज महंगाई हो गया सर, उनको अरे तो जबरदस्ती खेत करवा देंगे क्या? उनको जनता जवाब देगी, ठीक है बोलिए। ये बीजेपी पार्टी को समझा दीजिए, सुनिए। आप जो है एक इतने वरिष्ठ आदमी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे, आपको मैं सम्मान करता हूँ, और आप उनका अपमान करेंगे और उसके बाद सबको धमकाएंगे चैनल में। आप इतने बड़े संत खा चुकी हो, मराठा धरती से आते हैं, महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, वो एक संत है, उन्होंने साफ साफ कहा था कि केजरीवाल जी को कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करना चाहिए। ये अन्ना जी की वर्डिंग थी। आज उन्हें अन्ना जी का अपमान किया जा रहा है चैनल पे। और अब थोड़ा डिबेट पे आते हैं, डिले लगे 5 मिनट हो गए। देखिए अगर उनको जो है उनको खेत में जबरदस्ती करवाएंगे आप, हो गया। अरे सौरभ जी हो गया, सौरभ जी मुद्दे पे आइए। देखिए उन्होंने जो कहा जनता देख रही है, ठीक है। अब जो मैंने सवाल पूछा था, इसका लोकसभा पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार बनाम तानाशाही की बात आप लोग कर रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बोलिए विक्रम जी, किसके खिलाफ? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम पहले ही कह चुके इस बात को। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जितनी लोकतंत्र तो जो अरविंद केजरीवाल खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो गलत है? आप बताएं। नहीं, अभी वो दोषी साबित हो गए हैं क्या? वो दोषी साबित हो गए हैं क्या? वीडियो डाला, पूछिए ना इनसे 2 दिन पहले। अब देखिए दोषी तो अमित शाह साबित हो चुके थे, हाई कोर्ट के द्वारा उनको तड़ी पार कर दिया गया था। दोषी तो अमित शाह। उसके बाद क्या हुआ फिर? नहीं, उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, सत्ता परिवर्तन के बाद किस प्रकार कोई दोषी साबित हुआ ना, मोदी जी दोषी साबित हुए ना, अमित शाह जी दोषी साबित हुए। अमित शाह को हाई कोर्ट ने बड़ी बार घोषित किया। ठीक है, आखिरी सेगमेंट में आ गए, आखिरी सेगमेंट हम चाहते हैं कि गलत है, आखिरी सेगमेंट में आ गए, 10 सेकंड सबके पास वक्त है। सिद्धार्थ जी इस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच कैसे जाएंगे और कितना बड़ा असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? ठीक है, 10 सेकंड सबको मिलेगा। सिद्धार्थ जी पहला नंबर आपका। सिद्धार्थ जी हुआ है, अरे विक्रम जी डिबेट खत्म, अब 10 सेकंड काउंटर अटैक रहेगा। फाइनल कमेंट सिद्धार्थ जी। ये चुनाव अब स्पष्ट है। भारत के प्रधानमंत्री 2019 में बताए कि मैं प्रधान सेवक हूं, लेकिन वो दंड देते रहे। सेवक कभी दंड नहीं देता है। आज कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा परिवार हूं, लेकिन परिवार भी किसी को दंड नहीं देता है। लेकिन उनके प्रवक्ता अभी भी कह रहे हैं कि हम माँ को जेल में डालेंगे, भाई को जेल में डालेंगे, बहन को जेल में डालेंगे। तो अभी कहते ठीक है, जनता के सामने। ठीक है जोशी जी 10 सेकंड आपका। कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव में ये, जल्दी बोलिए सर, 10 सेकंड। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं, आज जो देश के तानाशाह हैं वो डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं उन बेरोजगारों से जिनको उन्होंने 20 करोड़ नौकरी देने का वादा करा था, जो धरने पर और पिटाई खा रहा है। और डरे हुए हैं उन महिलाओं से जो मणिपुर की बेटियां हैं, पहलवान बेटी है, कानपुर की बेटी है, आपने देखा। और इसके साथ साथ आपने देखा किसानों के साथ कैसा क्रूर व्यवहार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। ठीक है, यानी ये जो गिरफ्तारी हो रही है इस पे ये बड़ा मुद्दा आपके लिए नहीं है। ठीक है, हत्या कर देते हैं। अब विक्रम जी आप अपना पक्ष रखिए 10 सेकंड में, 10 सेकंड फाइनल कमेंट। कहना चाहते हैं जो लोकसभा का चुनाव 2024 होगा,
वो निवस्त्र बच्चियां और नंगी सरकार पे होगा। मणिपुर में निवस्त्र बच्चियां और नंगी सरकार खेमचंद जी, देखी। मैं आपसे कहना चाहता हूं पहलवान बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, ठीक है, 2 करोड़ रोजगार हर साल ठीक है सर, हो गया सब भाषण नहीं। खेमचंद जी 10 सेकंड में जवाब जल्दी। देखिए, ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई और इंडी गठबंधन का भ्रष्टाचार को सेलिब्रेट करना, इसके बीच की लड़ाई है। आज भारतीय लोग भ्रष्टाचारियों को नहीं चाहते, भ्रष्टाचार बनाम तानाशाह होने वाली है लोकसभा में। तानाशाह हमेशा जो है वो 5 लोग उसको घेरने डरता है। राष्ट्र सेवक को अगर आप तानाशाह बताते हैं तो आपकी कायरता है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन आते ही 2014 में बात कही गई थी, उसको अंतिम सिरे तक पहुंचाने का कार्य वो जब तक किया जाएगा, इतना ही समय था सौरभ, भ्रष्टाचारी न बच सके। और मैं फिर ठीक है, इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। खेमचंद जी आपका, विक्रम जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, भुवन जी आपका, सौरभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, ये बड़ा मुद्दा इसको विपक्ष बनाएगा, क्योंकि तमाम जो कार्रवाई हो रही है, कहा जा रहा है विपक्ष की एक तरफा हो रही है। अब जनता के बीच जाना है और जनता फैसला करेगी कि किसके वादों में, किसके दावों में दम है। और इसी के साथ आज इस शो में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।